नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बता दें कि हमने पिछली वीडियो में खाद्यान्न फसलों के बारे में जाना। आज हम दलहन फसल एवं तिलहन फसलों के बारे में जानेंगे। तो भारत की शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन की आपूर्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो आपकी दलहन फसलें हैं और भारत की सभी कृषि आयातों में दालें प्रथम स्थान पर, यानी भारत में आयात किसी चीज़ का किया जाता है तो सबसे ज़्यादा दलहन यानी खाद्यान्न उत्पादन और तिलहन उत्पादनों की बात करें तो यहाँ पर दालों की सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। तो इनसे जो भी तत्व बन रहे हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि यहाँ पर है पहला पॉइंट कि सभी दलहन फसलें लिग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है और इस कुल की फसलों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनकी जड़ों में ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और मृदा की उर्वर शक्ति को बढ़ा देता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको ये भी बता दें कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में यानी उनकी ग्रंथियों में ये जीवाणु पाया जाता है, जिस कारण से जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वर शक्ति है वो बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि अधिक उत्पादन हो जाता है खेती का। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है कि दलहन फसलें फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये पॉइंट है कि जो रवि ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं और जो आपकी खरीफ ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं यानी इनके बीच में, यानी रवि फसल में यदि आपने कोई फसल बोई है उसके बाद फिर आप जब ऋतु यानी आपकी खरीफ फसल में कोई भी खरीफ ऋतु में कोई भी फसल जब बोएंगे तो उससे पहले कि आप खरीफ फसल में आप एक बार दालों का उत्पादन कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब दालों का उत्पादन करेंगे तो इसमें जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा कौन सा? राइजोबियम नामक जीवाणु, जिससे क्या होता है कि फसल उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप कोई भी फसल इसके बाद उगाएंगे तो उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ने से फसल का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो भारत में प्रमुख दलहन फसलें हैं, यानी रवि फसल और खरीफ फसल और जायद फसल में कौन कौन सी जो फसलें होती हुई उगाई जाती है। जैसे हम रवि ऋतु में बात करें, रवि ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे कि रवि ऋतु में अरहर चना मटर मसूर है। दूसरा पॉइंट है कि खरीफ ऋतु की फसलें सोयाबीन मूंग उड़द लोबिया। जायद ऋतु की बात करें, जायद ऋतु में कौन कौन सी फसल यानी दलहन में उगाई जाती है तो वो आपकी सोयाबीन मूंग और उड़द। तो हम आपको बता दें कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो तिलहन फसल भी है और आपकी दलहन फसल भी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं वहाँ पर दलहन फसलें जायद ऋतु में उगाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जैसे कि जिस क्षेत्रों में पानी की सुविधा यानी ट्यूबवेल की सुविधा अधिक होती है वहाँ पर दलहन फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और भारत में दलहन फसलों की तीनों फसल ऋतु में उगाई जाती हैं। जो दलहन फसल है वो आपके तीनों ऋतु में, आपके रवि में जायद में और खरीफ में किसी भी ऋतु सीजन में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दलहन फसलें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है, यानी दलहन फसलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती है। और फसलदार यानी फसलदार देख लेते हैं कि कौन किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी सोयाबीन के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है और चना की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, सोयाबीन और मध्य प्रदेश दोनों ही, यानी सोयाबीन और चना उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। और तीसरा पॉइंट है कि अरहर सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाई जाती है? महाराष्ट्र में उगाई जाती है। चौथा पॉइंट है कि मसूर जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की बात करें कि दलहन फसलों में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जो दलहन फसलें होती हैं उनके अंतर्गत इस सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी प्रोटीन का सेवन आपको सोयाबीन का सेवन करने से प्रोटीन की मात्रा अधिक शरीर में होती है, जिससे कि शरीर का विकास तेजी से होता है। ठीक है, प्रोटीन में यानी प्रोटीन बात करें सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? आपकी 40% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। और तेल की बात करें तो तेल आपका 20% पाया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि यानी विश्व में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन यूएसए यानी अमेरिका में होता है और इसके बाद ब्राज़ील में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दोनों पॉइंट की सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में किस देश का है? तो सोयाबीन का है, सॉरी अमेरिका का है और इसके बाद ब्राज़ील का है। और भारत की बात करें तो भारत उत्पादन में
भारत दलहन फसलों में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन की फसलों का ही होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर दलहन फसलों में किसी फसल का उत्पादन होता है तो वो आपके सोयाबीन का होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। तो हमने आपके साथ दलहन फसलों के बारे में जाना। अब हम तिलहन फसलों के बारे में जानते हैं। तो तिलहन फसलों की विशेषता क्या है कि जिन फसलों से तेल की प्राप्ति की जाती है उन्हें तिलहन फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो सोयाबीन है वो तिलहन और दलहन दोनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, और तिलहन उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो तिलहन उत्पादन में भारत की बात करें तो वो तीसरा स्थान है। ठीक है, और तिलहन में कौन कौन सी फसलें उसके बारे में जान लेते हैं। तो तिलहन में आपकी सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी, नारियल और आपकी कुसुम है। ठीक है, तो ये जो तिलहन प्रमुख फसलें जो है तिलहन के अंतर्गत आती हैं तो वो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, कुसुम आती हैं। तो इनसे क्या क्या पॉइंट बन रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ का पहला जो पॉइंट है कि भारत में प्रमुख तिलहन फसलों की उत्पादन उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ की भूमि कम उपजाऊ होती है और वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी इसकी विरोधाभास की बात करें, दलहन फसलों में वहाँ उगाई जाती है दलहन फसलें जहाँ पर पानी की सुविधा अधिक हो, उपजाऊ भूमि हो, जबकि तिलहन की बात करें तो वहाँ पर उगाई जाती हैं तिलहन फसलें जहाँ पर पानी की सुविधा कम हो और कम उपजाऊ हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो तिलहन फसलों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती तथा अधिक उपजाऊ क्षेत्र खाद्यान्न फसलों के उगाए जाते हैं। नहीं, इसका ये भी कारण है कि सबसे ज़्यादा भारत में खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो खेती है वो अच्छी होनी चाहिए, उर्वरक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो जो शेष भूमि बचती है उस पर तिलहन उगाया जाता है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट की बात करें कि बोई गई फसलों में क्षेत्रफल के अनुसार खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन फसलों का ही दूसरा स्थान है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, इसके बाद इन खाद्यान्न की जो फसलें होती हैं उनको उगाया जाता है, इसके बाद तिलहन फसलों को ही उगाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करें कि तिलहन उत्पादन में विश्व यानी भारत में बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है आपके तिलहन उत्पादन में। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह प्रमुख तिलहन के जो दिए गए निम्नवत है, यानी कौन सी किस राज्य में, यानी कौन कौन सी तिलहन फसलें हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो तिलहन फसलें में जैसे रबी में कौन सी उगाई जाती है? सरसों उगाई जाती है, और खरीफ में मूंगफली और सोयाबीन उगाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगले पॉइंट की बात करें कि भारत में तिलहन सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन फिर मूंगफली का होता है। यानी तिलहन उत्पादन में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी फसल सोयाबीन की जाती है, इसके बाद तिलहन में फिर आपकी मूंगफली की जाती है। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करें कि तिलहन की जो फसलों के रासायनिक तथ्य, यानी इससे कुछ तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सूरजमुखी के बारे में बात करते हैं, इसमें 64% ल्यूनिक अम्ल पाया जाता है जो कि मानव शरीर के में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। यानी सूरजमुखी का तेल को हम सेवन करने से जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या बनती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें 64% जो लियोनिक अम्ल पाया जाता है, लियोनिक अम्ल कोलेस्ट्रॉल को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें कि सरसों की बात करें तो क्या होता है कि सरसों में कि तेल में तीखापन आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। यानी जो जब भी सरसों की जो पेराई की जाती है, तेल निकाला जाता है जहाँ पर मशीनों से, तो वहाँ पर एक आइसोथियोसाइनाइट के कारण एक गैस निकलती रहती है, जिससे झड़प निकलती है एक तरीके से। तो जिस कारण से उसमें क्या होता है कि सरसों की कुछ प्रजातियों में एरुसिक अम्ल पाया जाता है जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं भारत के तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं। जैसे कि हम सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश में, और मूंगफली की बात करें तो गुजरात में, सरसों की बात करें तो राजस्थान में, और आपकी सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक में, और नारियल की बात करें तो तमिलनाडु में। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो आपने हमारे साथ तिलहन और दलहन फसलों के बारे में जाने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।